नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारतीय जनता पार्टी ने आज एक बार फिर से इतिहास बनाया है और यह इतिहास इस बार नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में बनाया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन राज्यों में भी अपनी सरकार बनाने में सफलता हासिल की है जहां ईसाई बहुल क्षेत्र माने जाते हैं। और अभी तक नॉर्थ ईस्ट भारतीय जनता पार्टी के लिए अछूता माना जा रहा था, लेकिन यह आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का पिछला 50 साल का परिश्रम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मेहनत और मोदी जी की नीतियों के कारण आज स्थिति यह है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराने में जहां कामयाब हुई है, वहां देश की आजादी से लेकर देश के 65 साल आजाद भारत के कांग्रेस ने जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट को अनदेखा किया, वहां आंदोलन खड़े किए, उसको क्षेत्र को डेवलप नहीं होने दिया और वहां ईसाइयत को बढ़ावा दिया, उस कांग्रेस का आज उस क्षेत्र में सफाया हो गया है। दूसरा सफाया हुआ है वहां वामपंथियों का, क्योंकि वामपंथी दल वहां अपनी पकड़ बनाए हुए थे और जिस तरह की डिस्टरबेंस हमें नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिली, हमने देखा कि उसके पीछे उनकी कूटनीति थी और उनकी रणनीति थी कि किस तरह से इस नॉर्थ ईस्ट को अलग थलग कर दिया जाए ताकि कभी चीन जब चाहे तो इस क्षेत्र से भारत में प्रवेश कर सके। जब मोदी सरकार 2014 में आई तो मोदी जी ने इस नॉर्थ ईस्ट को गेटवे ऑफ इंडिया का नाम दिया था। तब लोगों को यह समझ में नहीं आया कि मोदी जी ने जो ये शब्द बोला है कि ये नॉर्थ ईस्ट हमारा गेटवे ऑफ इंडिया है, लोगों को लग रहा था गेटवे तो मुंबई में है, लोगों को लग रहा था इंडिया गेट तो दिल्ली में है। ये गेटवे ऑफ इंडिया क्या होता है, तो आज उन लोगों को समझ में आएगा जब वो देखते हैं कि चीन आए दिन हमारे भारत में जब घुसपैठ की कोशिश करता है तो वो खाली लद्दाख एरिया में नहीं करता है, वो कोशिश करता है अरुणाचल प्रदेश में, वो कोशिश करता है नॉर्थ ईस्ट में। हमारे यहां जिस तरह से आंदोलन खड़े किए जा रहे हैं उस सबके पीछे कहीं ना कहीं चीन से पोषित की जाने वाले राजनीतिक दल और नेता हैं। अब कांग्रेस को जब ये लग ही गया है कि अब वो एक्सपोज हो गई है और अब कांग्रेस की एक एक चाल का देश में पता लग चुका है, उसकी फंडिंग के सोर्स बंद होते जा रहे हैं, तो आज कांग्रेस की हालत यह है कि वो अपने प्रचार और प्रसार के लिए राज्यों में जा नहीं रही है। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे और वो ये कह रहे थे कि मैं भारत को जोड़ने के लिए निकला हूं, तो क्या नॉर्थ ईस्ट इस भारत में नहीं है? क्या उनको नॉर्थ ईस्ट में जोड़ने की जरूरत नहीं थी? क्या उनको नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत नहीं थी? लेकिन उनको पता है कि कांग्रेस इस समय पूरे भारत में नकार दी गई है। वो भारत जोड़ो यात्रा करें, वो लेट कर करें, वो चलकर करें, वो पैदल करें, वो दौड़ के जाएं, वो कंटेनर में जाएं, वो रेलगाड़ी में जाएं, भारत के लोग अब उनको सुनने को तैयार नहीं है। और इसलिए राहुल गांधी ने दूसरा प्रपंच रचा, दाढ़ी बढ़ाई, अपने को योगी कहा, महात्मा कहा और पता नहीं तपस्वी क्या क्या कह दिया, अपने आप अपने को संज्ञा दे डाली। लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा में जितनी भी उन्होंने बातें बोली, आपको ध्यान होगा हर बात भारत को तोड़ने वाली, उनमें से अधिकांश बात चीन को फायदा पहुंचाने वाली। और आश्चर्य की बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा जब समाप्त होती है तो हिंडनबर्ग आता है, उसके बाद बीबीसी आता है। यह दिखा रहा था कि किस तरह से जब चीन की एक के बाद एक चाल विफल हो गई, उस विफलता के बाद वो अब षड्यंत्र करने में आ गया है और इसका जवाब जनता ने बाखूबी नॉर्थ ईस्ट से दिया है। नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है, निश्चित जानिए ये आसान बात नहीं है। जो लोग सोचते हैं नॉर्थ ईस्ट छोटे छोटे राज्य हैं, इसमें क्या है, कोई ध्यान भी नहीं देता, वहां की खबरें कई बार पता भी नहीं चलता कि वहां चल क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने खासतौर पर 2014 के बाद से जब मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने सबसे ज्यादा अगर कहीं ध्यान दिया देश के अंदर किन्हीं राज्यों में तो वो नॉर्थ ईस्ट को दिया, क्योंकि वो जानते थे कि देश की आजादी के बाद से इस कांग्रेस ने जिस तरह से देश को कमजोर करने का षड्यंत्र किया, उसमें एक था कश्मीर, लद्दाख और वो क्षेत्र जो पूरा नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, जहां चीन आंखें गड़ाए बैठा था। ना वहां रेल मार्ग बनाए, ना वहां सड़क मार्ग बनाए, ना वहां एयरपोर्ट बनाए, ना वहां युवाओं के लिए रोजगार के साधन जुटाए, ना वहां स्वास्थ्य की अच्छी सेवाएं दी। और इसलिए वहां की जनता का गुस्सा आना जरूरी था। अपनी मांग के लिए, अपने हक के लिए, लड़ाई के लिए कोई भी सड़क पर आएगा। तो मेन मुद्दों को समझने के बजाय उन मुद्दों को बनाए रखा गया ताकि वो सत्ता में आते रहें। लोगों को डराया गया,
भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो ये तो हिंदू राष्ट्र है, बनाएंगे, ये तो हिंदूवादी पार्टी है, जिसको काऊ बेल्ट का नाम दिया गया। उस काऊ बेल्ट में आज भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराने में सफल हुई है। आपको बता दूं कि जहां जो है आप देखें कि मेघालय में एनपीपी के साथ सहयोग करके पिछली बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी। चुनाव के जस्ट थोड़े दिन पहले किन्हीं कारणों से वो अलग हुई, तो आज 26 सीटें उसके पास हैं। भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें क्लियर मिल चुकी हैं और ये बता रहा है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी, जो सूत्र है मेरे वो ये बता रहे हैं ये गठबंधन फिर से होगा और मेघालय में भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की ही सरकार बनने जा रही है। त्रिपुरा में 34 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी इंडिपेंडेंट सरकार यानी सहयोगी दलों से बना रही है। नागालैंड में ऐतिहासिक जीत हासिल की है, कांग्रेस को 0 पर ला खड़ा किया है और भारतीय जनता पार्टी को 36 सीटें मिली हैं। मैं यहां आपको यह बता दूं कि ये सीटों की गिनती ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी जैसी कट्टर हिंदूवादी पार्टी आज जो अपने में चेंज लाई है। बहुत सारे लोग ट्विटर स्पेस में सुनता हूं, बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं मोदी जी ने अपनी नीतियों में परिवर्तन कर दिया। मोदी जी वो गुजरात के जो सीएम थे ना 2002 वाले, वो नहीं रहे, चेंज हो गया है। अब तो वो सबका साथ सबका विकास वाली बात करते हैं। मोदी जी की नीति बदल गई, मोदी जी की दाढ़ी बढ़ गई, मोदी जी की उम्र बढ़ गई और वो चेंज हो गए हैं। लोगों को समझना होगा नीतियों में परिवर्तन समय के अनुसार करना बहुत जरूरी है। प्रकृति परिवर्तनशील है और जिसने इस परिवर्तन को नहीं समझा उसके साथ नहीं चला, वो पिछड़ गया। भारतीय जनता पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट को क्यों ध्यान दिया आपको बता दूं। मोदी जी ने यहां 8 साल के अंदर 47 दौरे किए हैं। किसी प्रधानमंत्री का नॉर्थ ईस्ट में इतनी बड़ी संख्या में दौरा, ये जहां एक तरफ आजादी से लेकर 2014 तक कोई प्रधानमंत्री गए होंगे सारे मिलाकर, उससे भी ज्यादा मोदी जी 47 बार इस नॉर्थ ईस्ट में गए। कारण बताऊं क्या है? कारण यह है कि जो भी कोई केंद्र में संविधान में संशोधन करना होता है, उस संशोधन में राज्यों की भूमिका बहुत अहम है। वो जो बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए होता है, तब देखा जाता है राज्यसभा, तब देखा जाता है लोकसभा और तब देखा जाता है कई बार राज्यों की भूमिका। बहुत सारे लोगों को यह जानकारी नहीं है कि संविधान के संशोधन में, खास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी शक्तियों के परिवर्तन में, जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले काफी दिनों से सुप्रीम कोर्ट और केंद्र में टकराव चल रहा है। और किरण रिजिजू जी अगर कानून मंत्री बनाए गए हैं तो उसके पीछे का कारण जान लीजिए। एक टीवी चैनल जो कि नेशनल टीवी चैनल था, आज तक नाम भी ले देता हूं, उस पर बीजेपी के प्रवक्ता को वहां बैठकर आम आदमी पार्टी के तरफ से जो संजय सिंह बैठे थे, उन्होंने सवाल किया कि मुझे बताइए कि जो रविशंकर जी थे, रविशंकर प्रसाद, वो कानून मंत्री थे, उनको हटाकर किरण रिजिजू को क्यों बनाया गया? वो जवाब चाहते थे और उन्होंने एक सुर्रा छोड़ा कि ये कोई कमी बताएंगे तो मैं इनको पकड़ूंगा। वो प्रवक्ता बहुत काबिल प्रवक्ता थे, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी के वो प्रवक्ता जवाब नहीं दे पाए। मैं आपको बताता हूं क्यों बदलाव किया गया। जो रविशंकर प्रसाद थे, एक कारण यह था कि वो पेशे से वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जब सीजेआई या जजों के सामने, न्यायाधीश के सामने उनको जाना होता है, तो एक कानून मंत्री होते हुए अगर वो उस पेशे में हैं तो कहीं ना कहीं शर्म लिहाज और वो चीज होती है सीनियरिटी वाली। दूसरा एक बड़ा कारण था और वो ये है किरण रिजिजू को बनाने का कि ये जो नॉर्थ ईस्ट है, इस पर केंद्र की पकड़ और नॉर्थ ईस्ट की पकड़ दिल्ली में ये मजबूती से हो। और अब जो कानूनों में, संविधान में जो परिवर्तन होने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो ये टकराव है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों में बदलाव होने जा रहा है। खास तौर पे कोलिजियम को लेकर जो केंद्र सरकार बड़ा बदलाव करना चाहती है, वो जब अब होगा तो उसमें इस नॉर्थ ईस्ट की भूमिका होने वाली है। आपको मैं बताता हूं वो कैसे है। अभी आपको बता दें कि जो संविधान का संशोधन है वो 3 तरह से होता है। एक होता है आर्टिकल 368 के तहत, संविधान की धारा आर्टिकल 368 के तहत राज्यों का गठन और राज्यों की सीमा में चेंज करना, जैसे कि अभी कश्मीर और जम्मू में किया गया है। तो सीमाओं का बदलाव इस
कानून के तहत किया जा सकता है। सांसदों की सैलरी, इसमें बढ़ोतरी, भत्तों की बढ़ोतरी पर चर्चा हो सकती है, यानी सीमित अधिकार हैं, लेकिन आर्टिकल 368 के तहत ये चेंज किए जा सकते हैं संसद में। दूसरा है दोनों सदनों का बहुमत। दोनों सदनों के बहुमत से कुल सदस्य की 50% और कुल सदस्य जो होते हैं उसका 2/3 बहुमत से जिस कानून के पक्ष में लोग वोट डालेंगे वो कानून बन जाता है, या उसमें आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। आपको यह याद रखना चाहिए कि 2014 के बाद से जब मोदी सरकार केंद्र में आई है तो कुछ लागू करने की बात हो रही है, जिसमें यूसीसी को लेकर बहुत चर्चा है। इसी तरह जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बहुत चर्चा है कि यह होना चाहिए। इसी तरह सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ये समाप्त होना चाहिए, इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है। और ऐसे कुछ कानून बनाने अभी जरूरी हैं जो देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। अभी भी आप देखिए कि जो हमारे देश के अंदर बैठे हुए कोई सांप सपोले हैं, आस्तीन के सांप हैं, वो कुछ भी ऐसी घटना कर देते हैं और वो पत्रकार हैं, वो समाज सेवा हैं, वो नेता हैं, ऐसा कहकर बच जाते हैं। कड़े कानून बनाना, आईपीसी की धाराओं में एक कड़ा परिवर्तन करना यह जरूरी है। और इसके लिए जो तीसरा है कानून संविधान परिवर्तन के लिए, वो जरूरी है राज्यों की विधानसभा से अनुमोदन। और ये जो राज्यों की विधानसभाएं हैं, इनसे जो अनुमोदन करके कोई कानून भेजा जाता है, उसमें आपको बता दूं जो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया है उसमें भी बदलाव कर सकते हैं राज्यों की विधानसभा के अनुमोदन के बाद। वर्तमान जो व्यवस्था चल रही है इसको केंद्र सरकार चाहता है यदि बदला जाए तो वो बदल सकता है। दूसरा, इसमें राज्यसभा की और लोकसभा की सीटों का परिवर्तन करना, यानी कहीं बढ़ोतरी या घटोतरी करनी है तो भी ये राज्यों की विधानसभा के अनुमोदन के बाद हो सकता है। इसी तरह केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा, कि केंद्र की अपनी शक्ति है, राज्यों की अपनी शक्ति है, कौन क्या कर सकता है, किसको क्या अधिकार है, इसमें यदि परिवर्तन करना है तो इसके लिए भी ये राज्यों के विधानसभा का अनुमोदन होना जरूरी है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों में परिवर्तन करना या लगाम लगाना कहिए, इसमें कोलिजियम खास तौर पर है। तो अब आपको बता दूं कि ये नॉर्थ ईस्ट कैसा काम करेंगे। आपको बताऊं जो राज्यों की विधानसभा है वहां से प्रस्ताव आया है, ये महत्वपूर्ण है, ना कि वो राज्य कहां का है, नॉर्थ का है कि ईस्ट का है कि साउथ का है कि वेस्ट का है, वहां की जनसंख्या कितनी बड़ी है, वो क्षेत्रफल में कितना बड़ा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हर राज्य की विधानसभा की पावर समान है। अब आपको बता दूं ये जो नॉर्थ ईस्ट का होना है, इस समय भारत के अंदर 28 राज्य हैं। 15 राज्य जिस कानून को सपोर्ट कर देंगे वो कानून लागू हो जाएगा। पिछले दिनों आपने देखा होगा समान नागरिक संहिता को लेकर कई राज्यों में, भाजपा शासित राज्यों ने वो प्रस्ताव पास करके ऑलरेडी केंद्र के पास भेज दिया है। तो 28 में से 15 राज्य जिस कानून की सपोर्ट में आ जाएंगे वो फिर कानून बन जाएगा। अगर 15 राज्य ये कह देते हैं विधानसभा से प्रस्ताव पास करके कि कोलिजियम सिस्टम को, वर्तमान को खत्म कर दिया जाए, तो ये वर्तमान कोलिजियम सिस्टम खत्म हो जाएगा और फिर नया सिस्टम जो केंद्र सरकार लागू करना चाहती है वो लागू होगा। इसमें आपको बता दूं अभी फिलहाल 16 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इन 16 में 6 नॉर्थ ईस्ट के हैं महाराज, इसको समझिए। नॉर्थ ईस्ट में कुल 8 राज्य हैं और इन 8 में से 6 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार है और वो चाहती है कि इनमें रिपीट करे। तो ये जो पावर है विधानसभा की, ये नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की भी बराबर है। अब इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के जो 15 राज्यों के सपोर्ट की जरूरत है उसमें अभी 16 की जरूरत है। अब इस नॉर्थ ईस्ट के इलेक्शन के बाद आप देखेंगे कि जो कोलिजियम है इसका बदलाव किनके हाथों से होगा, जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, किरण रिजिजू जी। यही कारण था कि उनको बदला गया। आपको बता दूं त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, ये वो 8 राज्य हैं। और इन 8 राज्यों में जब ये प्रस्ताव पास करके भेजा जाएगा, अब इसमें आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में 25 लोकसभा की सीटें हैं, इसमें भी 8 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और इसमें भी राज्यसभा की सीटों की बढ़ोतरी होगी। यानी कुल मिलाकर के ये नॉर्थ ईस्ट की जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं तो पूरे देश के हित के लिए
बहुत जरूरी थी। और अब जब जीती है तो उन लोगों के लिए भी ये खुशखबरी है जो हमारे संविधान में कुछ संशोधन चाहते थे, जो कोलिजियम में बदलाव चाहते थे, जो ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट की मनमानी बंद होनी चाहिए, जज का बेटा जज नियुक्त ना हो, ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए। और वो चाहते थे कि जो देश के गद्दार हैं उनके ऊपर जिस तरह से सख्ती नहीं हो पा रही है कानून की ढिलाइयों के कारण, वो सख्ती होनी चाहिए। अब ऐसे सभी राष्ट्रभक्तों की और हिंदू राष्ट्र चाहने वालों की जो उम्मीदें हैं उस पर अब ये नॉर्थ ईस्ट की मोहर जब लगेगी, निश्चित जानिए आप सबके सपने पूरे होने जा रहे हैं। वंदे मातरम।